हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन और उसका थोड़ा सा इंट्रो, ठीक है। और उसके टाइप्स भी हम लोग आज देखेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और हम लोग पढ़ेंगे आज मिजल्सन एंड स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, अब कुछ बातें हैं, एकदम ध्यान से समझना है प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप इसको जो है अच्छे से एकदम बैठ के, जहाँ जो भी हो, आराम से टेबल चेयर पे बैठ जाओ। मैं अभी जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। आप देखो 2:30 AM, ये 2:30 बजे सुबह मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से मेरा टारगेट बैच का क्लास है ड्रॉपर में, ऑफलाइन बैच। तो मेहनत जारी है, ठीक है। तो बस कहने का बस इतना मोटो है कि जब मैं इतना मेहनत करूं तो आप लोग खुद से नोट्स क्यों नहीं लिख सकते हो। नोट्स लिखो, उससे ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगा आपका आपके चैप्टर के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो, फ़ोन का नोट्स आपका फ़ोन में रह जाएगा, PDF फॉर्मेट में ही रह जाएगा। नोट्स खुद से लिखिए, खुद का लिखा हुआ नोट्स आपको ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से हम लोग समझते हुए चलेंगे। आप नोटिस कर रहे हो कि NCERT को बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत समय लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो रिकैप में हम लोग ये समझते हैं भाई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा। हम लोगों ने पढ़ा होगा हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट। हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट में कौन सा मॉलिक्यूल था, इसको यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूल जिसका नाम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कौन सा, फॉस्फोरस 32, P32 और S35। S35 किस में यूज़ होता है, कैप्सिड, प्रोटीन कोड कैप्सिड में इस्तेमाल होता है। और P32 किस में इस्तेमाल होता है, DNA में इस्तेमाल होता है। इस हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया गया था। इसमें लिया गया था आपका बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज, एक तरह का वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ये सब था। पिछला लेक्चर आप जाकर देखो, आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। वहाँ से कंक्लूजन ये निकला था कि DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। वो प्रोटीन कोड के अंदर में जो DNA होता है वही एक्चुअल में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक। चलिए, सब आपका रिकैप था एक तरह से, ठीक है। चलिए आइए, अब है रेप्लिकेशन। एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। क्या होता है रेप्लिकेशन, किसके द्वारा दिया गया था। DNA रेप्लिकेशन जो आपका NCERT कहता है, ये अभी भी कहता है कि भाई वाटसन एंड क्रिक, ये जो DNA रेप्लिकेशन था वो वाटसन एंड क्रिक देता है, ठीक है। ये आपका NCERT बोलेगा। अब एकदम ध्यान से समझना है इसका डेफिनेशन, ठीक है। क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन होता है कि भाई DNA से DNA बनना, ठीक है। इसको या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम DNA। लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं लगता है देखने में, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one strand of DNA to the new strand of DNA, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक। चलिए, मतलब DNA से DNA बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक। अब एकदम ध्यान से समझना है। हम लोग ना एक बात को समझते हैं कि भाई रियल में, एक्चुअल में जो DNA रेप्लिकेशन होता होगा वो कैसे होता होगा। अब आप समझो कि यहाँ पर जो है ना, हमारे पास क्या है, एक DNA है, ठीक। तो इस DNA में यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। सर आपको कैसे पता यहाँ पे होगा, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, कहाँ पर होगा मैं आपको बात बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप समझो, अभी हम लोग एक्चुअल में रेप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन का टाइप्स। और उसमें से कोई एक रेप्लिकेशन का टाइप है आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, जिसका प्रूफ हम लोग को पढ़ना है। क्या प्रूफ है उसका, मिजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, ओके, ठीक है। ये जो हमारा DNA रेप्लिकेशन है, ये किसी पॉइंट से खुलता है और इस पॉइंट को बोला जाता है ORI। इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसी पॉइंट से जो है DNA ओपन होता है। अब DNA जब ओपन हो जाएगा ना, तो आप समझो कि DNA कैसा दिखाई देगा। तो DNA को मान लो कि ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। अब ये जो पूरा जो बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का चीज़, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना, इसको हम लोग बोल देते हैं रेप्लिकॉन, ठीक है।
एकदम ध्यान से समझना है। इसी रेप्लिकॉन में जो है ना आधा रेप्लिकेशन, देखो एकदम ध्यान से सुनना, इसी रेप्लिकॉन में जो है ना ये जो है आधा रेप्लिकेशन अलग चल रहा होता है और ये आधा रेप्लिकेशन अलग चल रहा होता है। जब सिर्फ इस पार्ट को जब हम लोग कंसीडर करेंगे, सिर्फ इस पार्ट को हम लोग जब कंसीडर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसी स्ट्रक्चर को जब आप ऐसे घुमा दोगे, जब आप ऐसे घुमा दोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और इसको जब आप अच्छे से जब आप बनाओगे, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। एकदम ध्यान से समझना है बात को, एकदम ध्यान से समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है कि ये बड़ा सा डीएनए है और ये जो हमारे पास में डीएनए है ना, ये किसी एक पॉइंट से खुलता है। जिस पॉइंट से वो खुलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जहां से वो खुलेगा उसी पॉइंट से रेप्लिकेशन भी स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या हुआ ना, ये ऐसा खुल गया, ठीक है। अब खुलने के बाद इस पूरे को हम लोग क्या बोले, रेप्लिकॉन बोले। और रेप्लिकॉन का होता है ना कि आधा रेप्लिकेशन अलग चल रहा होता है इधर और आधा इधर चल रहा होता है अलग, ठीक है। तो फिर इसको सिर्फ अगर आप कंसीडर करोगे और उसके बाद जब आप इसको ऐसे रोटेट कर दोगे यहाँ पे, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब इसमें एकदम ध्यान से समझना है बात को आपको। ये जो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है ना, इस रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होगा कि यहाँ पर एक बन जाएगा नया स्टैंड है, यहाँ पर ओल्ड वाला स्टैंड, यहाँ पर नया वाला स्टैंड, यहाँ पर ओल्ड वाला स्टैंड येलो वाला और यहाँ पर नया वाला स्टैंड। अभी आप उस पर ध्यान मत दो कि इधर लीडिंग स्टैंड होगा, इधर लैगिंग स्टैंड होगा, ये ध्यान मत देना अभी, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है बात को। तो ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला कैसा है, ये वाला है न्यू वाला स्टैंड, और जो है ये वाला स्टैंड कैसा है, ये वाला है ओल्ड वाला स्टैंड, ठीक। अब एकदम ध्यान से समझना है बात को। क्या आपको ये बात दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक डीएनए है, इससे दो डीएनए बन गया, एक ये और एक ये एक डीएनए है, ये ओपन हुआ, इसके सामने ही बन गया, तो ये हो गया एक डीएनए, ये हो गया एक डीएनए, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन गया। मतलब जब आप इस न्यू वाले डीएनए को जब आप देखोगे, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि भाई इसमें एक स्टैंड ओल्ड वाला है और एक न्यू वाला है। करेक्ट है? कोई दिक्कत है इसमें? क्या मैंने आपको समझाया? मैंने आपको सिर्फ ये बात समझाया कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होने के टाइम में ऐसा होगा कि नया वाला जो डीएनए बना होगा ना, उसमें एक स्टैंड रहेगा ओल्ड वाला और एक स्टैंड रहेगा न्यू वाला। कोई दिक्कत है इसमें? एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे ही होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना अच्छे से? हाँ हो रहा है, ओके। अब आगे देखो, एकदम ध्यान से सुनना है बात को, ठीक। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, वो डीएनए रेप्लिकेशन का अपना अपना टाइप है कुछ कुछ, ठीक है। क्या क्या टाइप है समझो अच्छे से। तो डीएनए रेप्लिकेशन का अपना टाइप है। तो टाइप में बोलता है भाई, टाइप में बोलता है हो सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है आपका एक मेथड हो जिसको बोला जाता है कंजर्वेटिव, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है वो हो सकता है कि हो सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तीसरा में हो सकता है कि हो डिसरप्टिव, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या है ना, आपके सिलेबस में क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन का ये वाला मेथड सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव किया गया। एक साइंटिस्ट है वो, उसने प्रूव किया है, वो आपको पढ़ना है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन अच्छा, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाई सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज बेस्ट मेथड। तो भाई जान तो लो कि सेमी कंजर्वेटिव के अलावा भी कुछ होता है क्या, और अगर ये बेस्ट है तो ये बाकी बेस्ट क्यों नहीं है, बाकी में क्या होता है तो समझना पड़ेगा ना। मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ाना ये वाला, मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ये पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको मैं ये बताऊंगा कि ये वाला बेस्ट क्यों है, इसमें क्या होता है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए एकदम। तो सबसे पहले मैंने आपको सेमी कंजर्वेटिव मेथड बताया, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि अभी जो हमने जो रेप्लिकेशन मेथड किया उसमें जो नया वाला जो डीएनए रेप्लिकेट होकर के बन रहा है उसमें एक स्टैंड है ओल्ड वाला, एक स्टैंड है न्यू वाला। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें सिर्फ एक ही ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व्ड रहता है। क्या बताया मैंने आपको कि जो नया वाला डीएनए बनेगा उसमें एक ही स्टैंड रहेगा ओल्ड पेरेंटल कंजर्व्ड, ठीक है। और जो ये वाला है कंजर्वेटिव मतलब दोनों ही स्टैंड ओल्ड पेरेंटल कंजर्व्ड रहेगा, तो कंजर्वेटिव। फिर से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान सुनिए। डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड मान लो कंजर्वेटिव, नया वाला डीएनए बना, दोनों ही स्ट्रैंड पेरेंटल ओल्ड कंजर्व्ड है, ठीक है। फिर दूसरा क्या, एक तो सेमी कंजर्वेटिव,
दो में से जो नया वाला डीएनए बना, दो में से सिर्फ एक ही स्टैंड ओल्ड पेरेंटल कंजर्व्ड, उसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। फिर क्या डिसरप्टिव, जो नया वाला डीएनए बना उसमें दोनों स्टैंड न्यू है, ठीक है। तो अगर दोनों स्टैंड न्यू है तो डिसरप्टिव, और अगर एक स्टैंड ओल्ड एक स्टैंड न्यू है तो सेमी कंजर्वेटिव। दोनों स्टैंड अगर ओल्ड है तो कंजर्वेटिव। यहां तक बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बताओ। अब ये नहीं पूछना सर कैसे, सर दोनों स्टैंड ओल्ड कैसे है, दोनों स्टैंड न्यू कैसे है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो मासूम बच्चा लोग, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे न्यूली फॉर्म्ड या फिर न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए contains both the strands old parental conserved, ठीक है। अब सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा भाई, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में हो जाएगा इन न्यूली फॉर्म डीएनए या फिर न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए ओनली वन स्ट्रैंड इज ओल्ड पेरेंटल कंजर्व्ड, ठीक है। Another is newly synthesized, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको बताओ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो, in the newly formed DNA both the strands are न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक है। चलो एकदम ध्यान से देखो, बात को समझना। कंजर्वेटिव, जो न्यूली फॉर्म जो डीएनए होगा, इसको चेंज करो भाई। कंजर्वेटिव जो न्यूली फॉर्म्ड जो डीएनए होगा उसमें क्या होगा कि दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो कैसा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा और पेरेंटल वाला कंजर्व्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव, आधा कंजर्वेटिव, मतलब ओनली वन ऑफ स्ट्रैंड इज ओल्ड, है ना। और क्या है, अनदर इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक। डिसरप्टिव में देखो न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली वाला जो डीएनए जो फॉर्म हुआ है वो कैसा है, दोनों ही, मतलब इन द न्यूली फॉर्म डीएनए बोथ द स्ट्रैंड आर न्यूली सिंथेसाइज्ड, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अब एकदम ध्यान सुनना, अब इसमें बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आएगा कि वाई सेमी conservative method of DNA replication is best, ठीक है। तो अब एकदम ध्यान से समझना है बात को आपको, ठीक है। क्या होता है ना कि जिस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसी एक पॉइंट से ही खुला, और जिस पॉइंट से खुला उसको बोल दिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं उसको ORI, और होता है उसका नाम क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो चीज़ है जहां से डीएनए ओपन होता है, और जहां से डीएनए ओपन हुआ वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप समझो इस बात को कि इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में ऐसा नहीं हुआ कि भाई डीएनए ऐसे करके अलग हो गया, समझे बात को। ये कहीं से खुलना शुरू हुआ और इस तरह से हो गया ना, इस तरह से ऐसे हो गया, ऐसा नहीं कि खुल करके अलग हो गया। लेकिन आपका जो बाकी जो दोनों जो मेथड्स है, कंजर्वेटिव वाला और डिसरप्टिव वाला, उसमें डीएनए को कंप्लीटली ओपन होना पड़ता है, ठीक है। और डीएनए कंप्लीटली ओपन होने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करेगा, जो कि देना डीएनए के लिए पॉसिबल नहीं है, समझे बात को। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि हर कोई देखो चाहता है अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट में अपना काम जो है वो चला सके, है ना। कोई भी इतना महंगा चीज़ अफोर्ड नहीं करना चाहता है, ठीक, जैसे हम अभी नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज इन रेस्ट ऑफ द मेथड्स DNA needs to be completely
ओपेंड, ठीक है, दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, समझे बात को? ठीक हो जाएगा इसका आंसर, इसको ध्यान देना एकदम, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ जो मेथड है उसमें डीएनए को कंप्लीटली ओपन करना पड़ता है, जो कि रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि देना पॉसिबल नहीं है एंड इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई होप, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बात को, ठीक। आपका ये एक मेथड है जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन है, वो प्रूव किया गया था किसके द्वारा? मिचेल्सन एंड स्टॉल के द्वारा। ये एक्सपेरिमेंट है और बहुत टफ एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। आओ देखो, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन वाज प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल, और ये कब हुआ था? आज़ादी के जस्ट कुछ साल के बाद, 1958 में, ठीक। चलिए अब जो है ना, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है बात को। ये जो आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन है ना, इसका जो प्रूफिंग है, जो आपके किताब में दिया हुआ है मिचेल्सन एंड स्टॉल के बारे में, पूरा दिया हुआ है। एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा सा जिक्र किया हुआ भी है, एक्चुअली में क्या है ना कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन प्रूव किया गया था दो तरीके से, ठीक है। एक जो तरीका था, एक जो मेथड था मिचेल्सन एंड स्टॉल नाम के साइंटिस्ट किए, और दूसरा एक और साइंटिस्ट आते हैं टेलर अपने कलीग के साथ, टेलर एंड हिज कलीग्स, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक बार ध्यान से, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है भाई, है ना। देखो आओ ध्यान देना, प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड का, ठीक है, ये प्रूफ आपका डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था दो तरह से, ठीक है। एक था कौन? एक था आपका मिचेल्सन एंड स्टॉल, ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट था आपका टेलर एंड हिज कलीग्स, ठीक। तो अभी आप समझो इस बात को कि ये जो आपके साइंटिस्ट थे मिचेल्सन एंड स्टॉल, ये साइंटिस्ट के बारे में इस बात को दिमाग में बिठाओ कि इन साइंटिस्ट ने, मिचेल्सन एंड स्टॉल साइंटिस्ट ने किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज नहीं किया था, ठीक है। ध्यान सुनिए बात को, ये जो साइंटिस्ट हैं मिचेल्सन एंड स्टॉल, किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज नहीं किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इजीली अवेलेबल भी नहीं था और बहुत मिसयूज हुआ था ना एटॉमिक बम के टाइम में, तो इसी कारण से ये जो है इसको यूज नहीं किए। तो यहाँ पर ये बात क्लियरली आपके एनसीईआरटी लिखता है, क्या लिखता है भाई? ये लिखता है कि नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर यूज्ड, ठीक है। तो क्या यूज किए थे भाई, क्या यूज किए थे ये, ठीक है। तो एकदम ध्यान से आप देखिए, दे यूज्ड आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। अब क्या होता है आइसोटोप? आप केमिस्ट्री में आप ये बात पढ़े होगी, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब आप पढ़े होगे। आइसोटोप्स का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये साइंटिस्ट यूज करते हैं क्या? आइसोटोप्स। किस चीज़ का आइसोटोप्स? आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और ये जो आइसोटोप्स है नाइट्रोजन का, इसमें क्या क्या है तो एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। ये जो आइसोटोप्स है ना, ये दो तरह का था। एक आइसोटोप्स था लाइट और दूसरा आइसोटोप था हैवी, ठीक है। ये जो लाइट वाला जो आइसोटोप था, ये लाइट वाले में क्या इनने इस्तेमाल किया? लाइट वाले में इनने इस्तेमाल किया था N14, ठीक है, और हैवी वाले में N15। अब ये जो N15 है और N14 है, इसको यूज़ किया था इन्होंने, कैसे पता है? इसको यूज़ किया था इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl, ठीक है। इसको आगे मैं बताऊंगा, अभी समझो, ध्यान सुनो।
मीजल्सन एंड स्टॉल साइंटिस्ट, ठीक है, किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ नहीं करते हैं। वेरी गुड, ओके। ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, वो एक ही कंपाउंड है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका एटॉमिक मास अलग अलग है। एक हो सकता है कि N14, एक हो सकता है 15। ये 15 है, ये ज़्यादा मास कंटेन करेगा। ये क्या है, हैवी है। ये वाला क्या है, लाइट है। लेकिन इसको अकेला को हम लोग N15 को यूज़ नहीं कर सकते, अकेला को N14 को यूज़ नहीं कर सकते। N14 रख दिए, इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी कंपाउंड के फॉर्म में। कैसे कंपाउंड के फॉर्म में? हम लोग इसको यूज़ करते हैं NH4Cl के फॉर्म में, ठीक है। तो एकदम ध्यान देना, ठीक है, NH4Cl, और यहाँ पर 14 वाला, और यहाँ पर हो जाएगा NH4Cl, यहाँ पर हो जाएगा 15 वाला, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए। अब क्या है, टेलर है, ठीक। दे यूज्ड रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ठीक है। अब ये किस में यूज़ करते हैं, एकदम ध्यान सुनना। ये जो यूज़ करते हैं, इसका नाम आपको पढ़ना है ऑन VICCIA, विक्सिया फाबा, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है फाबा बीन्स, ठीक है। एकदम ध्यान दो, ठीक है। ये जो टेलर साइंटिस्ट है ना, ये बाद में आए, और उनके बाद जो है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को ही अप्रूव करते हैं। किसमें? एक फाबा बीन्स में। क्या होता है बीन्स? वो सब्जी वाला होता है ना, जैसे फ्रेंच बीन होता है खाने वाला, फ्रेश बीन, वैसे ही विक्सिया फाबा बीन्स होता है, ठीक। तो और ये किसको यूज़ करते हैं? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? इससे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए नेम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन द मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, तो क्या टिक मारोगे? नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि इसमें ये यूज हुआ था, नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। समझ में आया बात? लेकिन अगर आपको पूछेगा नेम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसमें तो ये भी आ जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? थाइमिडीन हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर अभी क्वेश्चन करा दीजिए। जो भी आप बोले नहीं, वो क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, देखें आपको कितना याद रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से दिमाग में बिठाओ कि हम लोग अभी इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले थे मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि प्रूविंग था किसका? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का। ये जो है क्या करते हैं? नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज्ड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर ये मैंने आपको रेप्लिकेशन का टाइप बता रखा है, ठीक। फिर अब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये होता क्या है? जैसे ही मैं आपको बोलूं कि चलो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को करा के दिखाओ, तो एक डीएनए में, ये वाला डीएनए में करा के दिखाओ, तो आप क्या करोगे मालूम है? आप क्या करोगे? आप मुझे ऐसे बोलोगे, सर ये वाला जो है इसको उठा करके लिखे यहाँ, सर ये वाला जो है इसको उठा करके लिखे यहाँ, और जो हाथ में मेरे जो पेन है ना सर, ये जो हाथ में मेरे पेन है, हाथ में कौन सा पेन है सर? हाथ में है येलो वाला पेन, तो येलो वाला पेन से यहाँ नया वाला डीएनए बना दिए, येलो वाला पेन से यहाँ नया वाला डीएनए बना दिए। सर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वाला न्यू वाला है, ये वाला न्यू वाला है, और ये वाला ओल्ड वाला है, ठीक। वैसे ही सर ये वाला ओल्ड वाला है और ये वाला न्यू वाला है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिस तरह से जो कराते जाएंगे वैसे वैसे करते आना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? एक को पकड़ोगे यहाँ खींच के लिखोगे, एक को दूसरे को पकड़ोगे यहाँ खींच के लिखोगे, और दूसरा एक पेन चेंज कर लेंगे हम लोग, जो पेन हाथ में होगा उस पेन से नया वाला डीएनए को बना देंगे, तो बन गया आपके पास, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि चलो इसमें करके दिखाओ तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप क्या करोगे? एक को खींच के लिखोगे यहाँ, दूसरे को लिखोगे यहाँ, ठीक है। तो चलो खींच के लिखते हैं एक बार, है ना। तो आप इसको खींच के लिखे यहाँ, और इसको आप खींच के लिखे यहाँ, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ट्राई करके देखो क्या बनेगा। जो हाथ में पेन है, हाथ में कौन सा पेन था? हाथ में येलो वाला पेन था, हाथ में येलो वाला पेन था, तो इससे बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। ये वाला न्यू है, और यहाँ पे भी बन जाएगा ऐसा, ये वाला हाथ में कैसा है? न्यू वाला है। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। और ये वाला कैसा है? ओल्ड वाला है। वैसे ही ये वाला कैसा है? ओल्ड वाला है ना। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ आपको आसान लग रहा था, ठीक है, कि यहाँ है, इसको खींच के यहाँ लिखे, इसको खींच के यहाँ लिखे, और जो हाथ में पेन है, ये जो हाथ में पेन है वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको मैं समझाऊंगा अभी कुछ देर के बाद। ट्विस्ट है, ध्यान से समझो। ये एक्सपेरिमेंट सच में थोड़ा सा टफ होता है, मेरे साथ चलते जाओ, एक एक चीज़ क्लियर होगा, ठीक है।
तो यहाँ आपको आसान लग रहा हो कि इसको खींच के यहाँ लिखे, इसको खींच के यहाँ लिखे, ठीक है, और इसके सामने जो हाथ में जो पेन है उससे बना दिया नया वाला, हाथ में जो पेन है उससे बना दिया नया वाला। लेकिन अब इस डीएनए के लिए तो ये दोनों पेरेंटल हो गया ना नए एप्लीकेशन के लिए, तो इसको खींच के यहाँ लिखेंगे, है ना, और इसको खींच के यहाँ लिखेंगे। अब हाथ में जो पेन है, हाथ में कौन सा पेन है, हमेशा हाथ में कौन सा पेन है, येलो वाला पेन है, ठीक है, क्यों बताएंगे आगे। फिर इसको बना दिया नया और इसको यहाँ पर नया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, नहीं दिक्कत है। तो ये जो टाइप है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। कैसे? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर भी दोनों ही वाइट वाइट था, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही वाइट बचा, मतलब इस नए वाले डीएनए में एक ओल्ड है एक न्यू है। समझ में आया बात? फिर क्या हुआ फिर यहाँ पर भी देखो, आप देखोगे कि जब ये जो है आगे जब रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ पर भी देखो एक ओल्ड है एक न्यू है, एक ओल्ड है एक न्यू है। तो इससे बात प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड का है। लेकिन क्या हम लोग सच में रियल में क्या व्हाइट पेन और येलो पेन का यूज कर सकते हैं? बताओ, क्या हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे येलो पेन व्हाइट पेन से? नहीं कर सकते ना, डीएनए को हम लोग येलो और व्हाइट नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तब वहां पे आपका टेक्निक काम आता है। क्या आपका टेक्निक काम आएगा? मिचेल्सन एंड स्टॉल रियल में एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे, ठीक है। स्टार्ट करें कैसे किए थे। ये सब बेसिक था, ये सब। इसका हेडिंग पता है क्या हो जाएगा? इसका हेडिंग हो जाएगा बेसिक टूल्स। इसका हेडिंग हो जाएगा बेसिक टूल्स फॉर मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपका बेसिक टूल्स था यहां तक। आई होप कि आपको यहां तक जो है समझ में आ गया है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप करके दिखाओ, वैसा ही बनेगा, ठीक। चलो देखो, तो अब जब यहां पे जब होता है ना, एकदम ध्यान से मेरा बात को सुनना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान सुनो। स्टेप 1, ठीक, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है समझो अच्छे से, ठीक। स्टेप 1 में क्या होगा ना कि एक मीडियम लिया जाता है, ठीक है, कि एक मीडियम लिया जाता है, ठीक है। और ये जो मीडियम है ना, ये जो मीडियम है ना, सॉरी मीडियम क्या होता है सुनो ध्यान से, मीडियम क्या, ये जो मीडियम है कंटेनिंग हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, जिसका नाम है N15, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl। एकदम ध्यान से सुनना बात को। एक प्लेट रखा गया, ठीक है, हाँ चलो इसी से बताते हैं। ये देखो, ये वाला हैवी है, ठीक है, और जो है ये वाला लाइट है ना, ये छोटा लाइट है ना, कैसे बताएं इसको, और कुछ है मेरे पास, अच्छा आप समझो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान सुनो। हाँ चलो, ये मेरे पास है, देखो ये पावर बैंक, देखो इसमें से देखो आप, ये वाला देखो हैवी है ना, हैवी है, हैवी, ठीक, और ये वाला लाइट। मतलब हमारे पास में दो कल्चर मीडियम है, ठीक है, एक कल्चर मीडियम यहाँ पर है। अब ये जो कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम क्या होता है सर? कल्चर मीडियम का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा होगा, है ना, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम रखा होगा, जिसमें कि हम लोग कुछ चीज़ को हम लोग ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग ग्रो करा सकते हैं, उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। तो ये जो हमारे पास कल्चर मीडियम है, इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें रखा हुआ है हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N15, ठीक है। अब इसमें हम लोग डीएनए को ग्रो कराएंगे। डीएनए को जो हम लोग इसमें ग्रो कराएंगे, सो डीएनए को कैसे ग्रो करा सकते हैं? चैप्टर जो है आपका सेल है ना, क्लास 11th, उसमें लिखा हुआ होता है क्या सेल थ्योरी में, नथिंग कैन सर्वाइव लेस देन द सेल। एक सेल या एक माइटोकॉन्ड्रिया अकेला कैसे वो ग्रो करेगा? अकेला अगर आप उसको रखोगे तो फड़फड़ा के मर जाएगा, फड़फड़ाने का ही मौका नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो वहां पर इसलिए क्योंकि हम लोग डीएनए को ग्रो नहीं करा सकते हैं, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा बायोलॉजी में एक्सप्लॉइट किया जाने वाला बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया जाएगा। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को लेकर के और बार बार उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाएगा, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में इतना ज्यादा बार न जाने कितना ज्यादा बार ग्रो कराया जाता है कि उसके पूरे खानदान में N15 घुसड़ जाता है। किस फॉर्म में? NH4Cl के फॉर्म में। समझिए बात को, कोई दिक्कत है इसमें? मतलब NH4Cl के फॉर्म में यहां पर आता है मीडियम में, ठीक है। लेकिन वो जो है ना आपका बैक्टीरिया
कोलाई बैक्टीरिया, वो कोलाई बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा बार हम लोग ग्रो कराएंगे कि उसके पूरे न्यू जनरेशन में, हर जनरेशन में जो है N15 वाला DNA घुस जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो इसको आप समझो, एकदम ध्यान समझो यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर मान लो कि ये हम लोग रख दिए कोलाई, ठीक है, grown in grown तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि ई कोलाई जो है ना, अलाउड फॉर द multiplication in such a way that all the DNA is labeled with N15। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड NH4Cl है 15 वाला। ठीक है, हम लोग ऐसे बार बार नहीं बोलेंगे NH4Cl 15 वाला, हम लोग बोलेंगे N15 N14, NH4Cl 15 वाला, N15 N14। ठीक है, आप समझो इस बात को। हम लोग अभी यहाँ पर ग्रो करा रहे हैं NH4Cl 15 वाला को। ठीक है, रख दिए मीडियम में। कोलाई बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा बार ग्रो किए कि उसके पूरे जनरेशन में, पूरे आगे वाले जनरेशन में हर जगह पे N15 घुस गया अंदर में। जब N15 घुस जाएगा अंदर में तो मालूम है आपको रिजल्टेंट कैसा आएगा? रिजल्टेंट जो है ऐसा दिखाई देगा, एकदम ध्यान से एकदम सुनना। ठीक है, रिजल्टेंट ऐसा होगा, रिजल्टेंट ऐसा होगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? स्टेप 1 ऐसा किए तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझना है बात को। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ना, कोलाई बैक्टीरिया, देखो रियल में क्या है कि कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो करा रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में बिठाओ कि हम DNA को ग्रो करा रहे हैं, क्योंकि DNA को अकेला तो हम लोग निकाल के ग्रो नहीं करा सकते थे। इसी कारण से बैक्टीरिया को हम लोग बार बार ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो वो नया DNA भी तो रेप्लिकेट करेगा। तो आप इस बात को दिमाग में बिठाओ कि बैक्टीरिया का वो ग्रोथ नहीं है, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन किसका? DNA का मल्टीप्लिकेशन है। वो रेप्लिकेशन किसका? बैक्टीरिया का नहीं, वो रेप्लिकेशन किसका? DNA का रेप्लिकेशन है। हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन कैसे वहां पर है। ठीक, आओ देखो, एकदम ध्यान से देखो। Then they are transferred to the medium containing light isotopes। ठीक है, जो कि क्या है? N14। ठीक है, in the form of NH4Cl। अब एकदम ध्यान से समझना है बात को। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास है हैवी, ये आपके पास है लाइट। हम लोग पहली बार कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग हैवी वाले मीडियम में रख करके इतना ज़्यादा बार हम लोग ग्रो कराए कि उसके पूरे खानदान में N15 हो गया, वेरी गुड, हो गया। अब इसको हम लोग कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग शिफ्ट कर दिए, किस में? लाइट वाले में। ठीक है, लाइट मतलब क्या? N14 वाला। N14 मतलब क्या? इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl, N14 वाला NH4Cl। कोई दिक्कत है उसमें? देखो वहां पर कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं है। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो यहां पर ग्रो कराने के बाद इसको शिफ्ट कराए यहां पर। ठीक है, अब जो है इसमें ही वो जो कोलाई बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। अब ग्रो करने से क्या होगा, तुम ध्यान से देखना। ठीक है, आपके दिमाग में बात बैठ रहा है ना कि कोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, DNA रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर का DNA भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, कि हम लोग जो DNA रेप्लिकेशन जो इसमें हम लोग दिखाएंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो आपको मैं बोलता था ऐसे कि देखो
इसको खींच करके यहाँ लिखेंगे, इसको खींच करके यहाँ लिखेंगे, और जो हाथ में पेन है वही वाला पेन से हम लोग बना देंगे नया वाला डीएनए। तो अब हाथ में वो जो पेन है वो क्या है, अब जो हाथ में पेन है वो पेन क्या है, NH4Cl। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि N15 वाला में हम लोग 15 वाला हैवी वाला में हम लोग ग्रो करा दिए बैक्टीरिया को, फिर उसको शिफ्ट करा दिए यहाँ पर। तो अब मीडियम में क्या रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है N14 लाइट वाला। तो अब चाहे जितना भी बार बैक्टीरिया को आप ग्रो कराओ, डीएनए को रेप्लिकेट कराओ, हमेशा मीडियम में जो चीज रहेगा वही वाला एब्जॉर्ब होगा। मतलब हाथ में जो वाला कलर का पेन रहेगा वही वाला जो है पेन से नया वाला डीएनए बनेगा। तो मतलब मीडियम में क्या है, N14 है। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ रहा है सिंपली कि हम लोग अब इसको ऐसे लिख रहे होंगे, हम लोग अब इसको ऐसे लिख रहे होंगे कि इसको हम लोग खींच करके लिखे यहाँ, ठीक है, क्या लिख दिए, इसको N15 लिख दिए, इसको हम लोग खींच करके लिखे यहाँ, क्या लिख दिए, N15 लिख दिए। लेकिन अब मीडियम में क्योंकि N14 है, तो इसलिए अब जो ये जो नया वाला बनेगा वो क्या हो जाएगा, N14 हो जाएगा। जो नया वाला बनेगा वो क्या हो जाएगा, N14 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आपको हो गया, क्लियर है ना? ये मैंने आपको समझाया, इसको अभी नहीं छापने, नहीं तो आपका नोट्स गड़बड़ हो जाएगा, आप दिमाग में से खचपच हो जाओगे ना कि भाई कौन सा कैसे कहाँ क्या हुआ। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मीडियम कंटेनिंग लाइट आइसोटोप, ठीक है, N14 इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl। ठीक, अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, ये क्या होगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझो बात को, एकदम ध्यान से समझो कि जो बैक्टीरिया है ये ग्रो तो करेगा, है ना, ये जो बैक्टीरिया होता होगा अंदर में ये ग्रो तो करेगा। लेकिन इस बैक्टीरिया में अभी क्या लिखा हुआ है, इस बैक्टीरिया में भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है N15, यहाँ पर भी लिखा हुआ है N15, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, N15, है ना। मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर में भी डीएनए कौन सा वाला, हैवी वाला डीएनए। क्यों? क्योंकि पहली बार ये जो है कल्चर मीडियम में क्या रखा हुआ था, N15H4Cl लिखा हुआ है ना, मतलब NH4Cl 15 वाला, मतलब N15 लिखा हुआ है। तो इसमें हर जगह डीएनए में क्या घुस गया, N15 घुस गया, है ना। उसको जब आप यहाँ लाए तो मीडियम में आपका है रखा हुआ है N14 वाला, है ना, लेकिन यहाँ पर अंदर में क्या है, N15 है। तो अब जब ये है ना, ये ऐसा दिखाई दे रहा, अब जब ये जब रेप्लिकेट करेगा तो मीडियम में जो भी चीज है उसी को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हमेशा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हम लोग क्या बनाएंगे, N14 बनाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अभी आप देखो, बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं हम आपको, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सच में थोड़ा सा टफ है, झेलने मत लगना मेरे को, ठीक है। चलो, आई होप कि यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना। चलो स्टार्ट, एकदम थोड़ा सा सुनो ध्यान से, ठीक है। नोट्स आपको सुंदर से बना रहे हैं। मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह का कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज नहीं किया गया। क्या यूज किया गया, आपका यूज किया गया आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज लाइट एंड हैवी। लाइट वाला क्या था, N14, हैवी वाला क्या था, N15। किस, ये अकेला यूज नहीं कर सकते N14 N15, कैसे यूज करेंगे हम लोग, NH4Cl के फॉर्म में, NH4Cl 14 वाला, NH4Cl 15 वाला, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप वन हम लोग हैवी वाला जो मीडियम, हैवी वाला मतलब N15 वाले मीडियम हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराए, उसको इतना ज्यादा बार ग्रो करा दिए कि उसके पूरे खानदान में क्या घुस गया, N15 घुस गया। फिर उसको हम लोग शिफ्ट कर दिए, किस में शिफ्ट कर दिए, लाइट वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अलाउ कर देंगे मल्टीप्लाई होने के लिए। मल्टीप्लाई होते जाएगा, मीडियम में क्या, लाइट है ना 14, ये अलाउ कर देंगे इसको ग्रो कराने के लिए। और ग्रो करने के बाद एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग इसका सैंपलिंग करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्या होता है सैंपलिंग, क्या होता है चेक, हम लोग आगे समझेंगे इस बात को, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और कितना फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो 18 to 20 मिनट्स में वो रेप्लिकेट कर जाता है, वो मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पर।
नाउ E. coli bacteria is allowed to replicate in the light, मतलब N14 मीडियम, ठीक है। And on a fixed interval of time samples are tested. चलिए हो गया ना यहाँ तक। ये आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है, और ये स्टेप नंबर आपका 2, और ये स्टेप नंबर 3 कह सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सभी चीज़ से हम लोग क्या समझे, इन सभी चीज़ से हम लोग ये समझे सिंपली, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। पहले हम लोग 15 में रख करके ग्रो करा दिए, ठीक है, हर जगह 15-15 हो गया। फिर हम लोग लेकर के आएंगे इसमें 14 वाले में, अब हम लोग 14 वाले में रख के हम लोग इसको ग्रो कराएंगे, और ग्रो कराते 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 फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, जो कि कितना 18 से 20 मिनट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सैंपल साइज को हम लोग निकालेंगे, उसका डीएनए को हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई भी दिक्कत। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब कि एक्चुअल में रेप्लिकेशन कैसे होगा भाई, कैसे होगा रेप्लिकेशन। तो ये जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर मैं आपको बोलूं चलो इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव करो, तो आप क्या करोगे, आप इसको खींच करके यहां लिखोगे, इसको खींच करके यहां लिखोगे, और हाथ में जो पेन होगा, कौन सा वाला पेन है हाथ में, N14 वाला पेन है हमेशा, उस पेन से आप नया वाला डीएनए को आप बना दोगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आओ, तो अब जो है आपके सामने मान लो यहाँ पर एक डीएनए बना दिए, ठीक। स्टेप 1 में क्या हो गया था सर, हर जगह पर ना ये N15 घुस गया था सर, हाँ भाई ठीक है घुस गया था। अब इसको आप खींच करके लिखोगे यहाँ, और इसको आप खींच करके लिखोगे यहाँ। मान लो कि आप यहाँ पर लिख दिए N15, और यहाँ पर भी आप लिख दिए क्या, N15, ठीक है। अब हाथ में आपका कौन सा पेन है भाई, हाथ में आपका कौन सा पेन है, हमेशा हमेशा आपके पास हाथ में पेन है N14, यहाँ पर भी हमेशा आपके पास हाथ में पेन है N14। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ध्यान दो, ठीक है। अब फिर से आप क्या करोगे, आप फिर से डीएनए को खींच करके लिखोगे भाई, इसको खींच करके लिखो, यहाँ क्या लिख दिए N15, है ना। और आप क्या करोगे, आप इसको भी खींच करके आप लिखोगे यहाँ पर, है ना, N15, और ये येलो वाला को भी आप खींच करके लिखोगे ना, ये भी तो पेरेंटल है, तो इसको हम लोग खींच करके लिखेंगे यहाँ, है ना। ये अजीब हो जा रहा है थोड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डीएनए को हम लोग जितना भी पेरेंट है उसको हम लोग खींच खींच करके आगे में लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप आगे में लिखोगे, है ना, तो आप क्या करोगे, आप इसको खींच करके लिखोगे यहाँ, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इस तरह से, है ना, N15। फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो है इसको खींच करके लिखोगे यहाँ, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N14, ठीक है। अच्छा से लिखो यार, N14, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप जो है इसको आप खींच करके लिखोगे यहाँ, इसको आप खींच करके लिखोगे यहाँ, है ना। इसको थोड़ा अच्छा से लिखो, तो आपका बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा यहाँ पर N15, ठीक है। और ये जो है बन जाएगा यहाँ पर N14, ठीक है। ओके वेरी गुड। अब आपके पास हाथ में कौन सा पेन है, बताओ हाथ में कौन सा पेन है, हमेशा आपके हाथ में क्या है,
ये वाला पेन है ना, लाइट वाला पेन है N14। यहाँ पर भी कैसा पेन है N14, यहाँ पर भी कैसा पेन है N14, यहाँ पर भी कैसा पेन है N14। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग जो है इसको खींच के यहाँ, इसको खींच के यहाँ। ठीक है, चलो इसको खींच लिए है ना, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका N15। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप इसको खींच लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पर बन जाएगा आपका N14। ठीक है, फिर आप खींचोगे है ना, किसको? इसको खींचोगे यहाँ, इसको खींचोगे यहाँ। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा N14, ये भी बन जाएगा N14। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप इसको खींचोगे यहाँ, इसको खींचोगे यहाँ है ना, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा N14। जो लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं, एक पूरा पेज आपका लग जाएगा, वाइट पेज आपका लग जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इसको खींचोगे यहाँ है ना, और इसको खींचोगे यहाँ, तो आपका कैसा बनेगा? देखो, इसको यहाँ पर खींचे तो N15, और इसको आप येलो वाला को आप खींचे तो क्या हो जाएगा? N14। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? जो जहाँ पर है उसको वहाँ खींच करके लिख दिए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अब हाथ में जो पेन है, हाथ में हमेशा कौन सा वाला पेन है? येलो वाला पेन है हमेशा, है ना, तो यहाँ पर बना दिए N14, यहाँ पर बना दिए N14, यहाँ पर बना दिए N14, यहाँ पर भी 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 बना दिए N14। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बना ना, एकदम ध्यान देना। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ एकदम ध्यान से कि आप जो है अगर मैं DNA को ऐसा बनाऊं, यहाँ पर भी N15 है, यहाँ पर भी N15 है। ठीक, और मैं अगर बनाऊं इसको, है ना, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं N15, और मैं अगर यहाँ पर इसको लिख दूं N14। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं N14 और N14 में अगर लिख दूं, ठीक है, तो आप बताओ किसको आप बोलोगे हैवी, है ना? ऐसे आप बताओ, एकदम ध्यान दो। A है, B है, C है। ठीक, अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई चलो आप बताओ, है ना, कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ हैवी कौन सा है इसमें से, है ना, हैवी 15 ए नंबर है, बताओ, सोच के बताओ, एकदम पॉज करो, सोच के बताओ। बोलेंगे लाइट कौन सा है भाई, तो लाइट है ये वाला, बताओ 14 वाला, सी है लाइट, बताओ। और वो जो हाइब्रिड कौन सा, चलो बताओ तो हाइब्रिड बताओ कौन सा इसमें से, ये है 14 हाइब्रिड है, बोलो। कोई दिक्कत है समझने में? बताओ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कॉमन सेंस है ना। हैवी, लाइट 14 है, और ये हाइब्रिड है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कौनो दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो ससुरा, चलो ध्यान दो। ये वाला DNA के लिए, ये वाला DNA क्या है? जनरेशन 1 है। हाँ सर है जनरेशन 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेशन 1 बोलेंगे, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेशन 2 बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेशन 3 बोलेंगे। हाँ सर बोलेंगे, वेरी गुड सर बोलेंगे। तो ये जो आपका जनरेशन 1 है, ये जो आपका जनरेशन 1 है, इसमें क्या आया बताओ? सर ये तो सर हाइब्रिड लग रहा है, ये भी सर हाइब्रिड लग रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऑल आर हाइब्रिड। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है जनरेशन 2 में क्या लिखे, क्या देखे? देखो यहाँ पर हाइब्रिड है और यहाँ पर हाइब्रिड है, फिर ये भी लाइट, ये भी लाइट, मतलब 1 2 3 4, 4 में से ना 2 ठो क्या है? हाइब्रिड है, और 2 ठो क्या है? लाइट है। तो इसलिए सर इसको हम लोग बोल देंगे कि 50% जो है वो है हाइब्रिड, और इसमें से जो 50% है वो है क्या? लाइट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ही तो आसान लग रहा है मेरे को, है ना। हाँ आसान है, नीट में क्वेश्चन आया था, छितरा गया था फिर सब लोग। ठीक है, आसान तो है ही। चलो ध्यान दो, इसमें DNA गिनो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना DNA? टोटल 8 DNA। और गिनो तो 1 और 2, इसमें से 2 कितना है बताओ? इसमें से 2 है क्या? इसमें से 2 है हाइब्रिड, है ना। और इसमें से 6 कितना है? इसमें से 6 कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? लाइट। तो बताओ रेशियो क्या हो जाएगा?
क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि 8 का आधा हो जाएगा 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, है ना। मतलब कि 8 जो है ये हो गया 100%, और ये 4 है ये हो जाएगा 50%, और जो 2 है ये हो जाएगा 25%, है ना। ये 8 का टोटल का 50% फिर 25%। तो मतलब जो 2 है, ये 2 क्या है, ये हाइब्रिड। हाइब्रिड कितना हो जाएगा 25%, 25%। कौनो दिक्कत है बताओ, कौनो दिक्कत है कि नहीं। तो इसमें से अच्छा से लिखो भाई, अच्छा से लिखो। 25% क्या है, 25% है आपका हाइब्रिड। और जो 75% है वो क्या है, 75% है लाइट। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से बनाना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा जनरेशन 1, यहाँ पर हो जाएगा जनरेशन 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जनरेशन 3। ये है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये है आपका ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं है कोई दिक्कत है ना। अब इसी में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें मेंशन आप कर सकते हो कि भाई ये जो आया ना, ये जो आया ना, ये 20 मिनट के बाद आया है ना। समझे बात को, 20 नहीं, ये यहाँ से जनरेशन 1 ये कैसे आया, ये 20 मिनट के बाद आया होगा, ठीक है। अरे इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये रेप्लिकेट करता है कब, 20 मिनट के बाद। मतलब कह रहे हैं ना, ई कोलाई बैक्टीरिया 18 to 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ से यहाँ कब आया, 20 मिनट में, फिर यहाँ से यहाँ कब आया, 20 मिनट और 20 मिनट और, तो ऐसे बोलेंगे 20 मिनट, 40 मिनट, 80 मिनट। कोई दिक्कत है इसमें बताओ। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे से अगर लिख लें, अगर अच्छे से अगर लिख लें, एकदम पैनिक नहीं करना, ठीक है। चलो देखो, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर 20 मिनट, फिर यहाँ पर लिखेंगे 40 मिनट, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, 80 मिनट, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आपको कैलकुलेशन की है, इसको अच्छे से बनाना है एकदम ध्यान से, ठीक है। चलो दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को कि मैं ऐसे कर दूं एक बार, ओहो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना। अब बोर्ड्स में आप क्या करोगे, इसको अलग से बनाओगे पूरा, फिर आप अलग से लिखोगे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल, और इस टेबल को यहाँ पर छापोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे क्या, कंक्लूजन, ठीक। तो मैं यहीं पर आपको कंक्लूजन लिख देता हूँ, ठीक। चलो देखो, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, समझा दूं पहले कंक्लूजन, और समझा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे और उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सुनो बात को। तो क्या हुआ ना कि कुछ साइंटिस्ट लोग आए और वो बोला कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ना, तो उसमें अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है भाई, ठीक है, होता है। इसमें क्या होता है सर, तो इसमें ये एक खींच के लिखेंगे यहाँ, दूसरा वो खींच के लिखेंगे यहाँ, और मीडियम में जो रहेगा वो वाला नया वाला डीएनए बनाया जाएगा, ये वाला हो जाएगा न्यू, है ना, ये वाला हो जाएगा न्यू, ठीक। बोले हाँ ठीक है। तो कोई साइंटिस्ट आया बोला क्या, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो तो यहाँ पर, अब देखो तो ये देखो, ये देखो, ये 14 है, यहाँ पर 14 आ गया। अब देखो तो यहाँ पर 14 यहाँ 14 बोला ना, ऐसा नहीं होता है, ये 14 इसलिए नहीं आया कि ये पूरा पूरा कंजर्व हो गया। आप चलो यहाँ पर आप देखो तो एकदम ध्यान से आप देखो तो, अगर ऐसा होता कि ये 14 देखो, फिर सुनो एक बार फिर सुनो। साइंटिस्ट आया बोला क्या, देखो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। मतलब क्या हुआ बात को कि ये जो डीएनए है ये एक ठो खिंचाया ओल्ड वाला यहाँ, एक ठो खिंचाया ओल्ड वाला यहाँ, और ये दूसरा का वाला न्यूली सिंथेसाइज, ये दूसरा वाला न्यूली सिंथेसाइज, ठीक। तो साइंटिस्ट आके बोला ना ऐसा नहीं होता, ये देखो ना, आप देखो ये देखो 14 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर देखो 14 यहाँ पर 14 है, तो ये पेरेंटल वाला ही ना पूरा पूरा कंजर्व हो गया। तो फिर साइंटिस्ट बोला नहीं देखो ऐसा नहीं, गलत बात, देखो तो आप देखो तो यहाँ पर 15 है ना, तो अगर सच में कंजर्वेटिव मेथड से अगर होता तो यहाँ पर भी 15 आना चाहिए था, यहाँ पर भी 15 आना चाहिए था, लेकिन नहीं 15 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक स्टैंड आया और एक स्टैंड नया वाला आया। यहाँ पर भी देखो, अब ये 14 इसलिए आया क्योंकि ये इसका ओल्ड पेरेंटल ही 14 था और मीडियम में भी 14 है, इसका मतलब इसमें से कोई एक स्टैंड नया है जो कि मीडियम से आया है, ना कि ओल्ड वाला ही पेरेंटल वाला आ गया है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था कंक्लूजन, इसमें हम लोग लिखेंगे, इट concludes that in a new replicated DNA, one strand is old
parental conserved, another is newly synthesized. Hence DNA replication is सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ठीक है, रेप्लिकेशन लिखा है, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन। ये सब को एकदम ध्यान देना यार। ठीक है, ये सब पूछता है, कर लेगा ना अपने से, कर लेना यार, बहुत मेहनत चल रहा है। ये आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये तो समझाए बस। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, एक बार देखें। चलो कुछ क्वेश्चन बनाओगे क्या? चलो आओ क्वेश्चन बनाते हैं पहले। ठीक है, used in the proof of semi conservative मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए बताइए तो आंसर। ए में आपका है, मान लो कि N14 N15 both in the form of NH4Cl। चलो चलिए इसको बनाइए आप अच्छे से। ठीक है, एकदम स्क्रीन को हमें ईमानदारी से एकदम पॉज करके रोक करके बनाना है। पॉज करो, रोको, सोचो, बनाओ। नेम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड इन रेप्लिकेशन। चलिए बनाइए, पॉज हुआ, बना, ईमानदारी कर रहे हो, कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी हम लोग एनसीईआरटी अभी नहीं खोलना, पूरा एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना आपको फंसाने के लिए। ठीक है, चलो बनाओ। अगर आप ईमानदारी से अगर आप ही बनाए होगे, कमेंट में अगर आप लिखोगे, तो आपका हो सकता है कि ज्यादातर लोगों का आंसर आया होगा क्या, N14 N15 बोथ इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl। ठीक है, जो कि है आपका बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थाइमिडीन। क्यों हो जाएगा थाइमिडीन? क्योंकि लिखा हुआ है नेम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन द सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में दोनों आएगा, एक आ जाएगा मिजल्सन एंड डिस्टॉल, दूसरा आ जाएगा टेलर। और जो टेलर है वो यूज करते थे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दैट इज थाइमिडीन। आंसर हो जाएगा थाइमिडीन। चलो आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान देना। ठीक है, अब समझो आप एकदम अच्छे से। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आप जो है ना क्या करो, आप क्या करो, इस टेस्ट ट्यूब को लो। ठीक है, और मुझे आप ये बताओ कि एकदम ध्यान से समझना बात को। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, है ना, और वो जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ हुआ ना लास्ट में, ये वाला बैक्टीरिया, आ जाओ यार, ये वाला जो बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया को क्या किया हमने, इस सभी बैक्टीरिया को हमने क्या किया ना, सभी को हमने क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो हम लोग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन यार वही दही मट्ठा घी निकालने वाला है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। मक्खन जो ऊपर तैरते रहेगा, जो छाछ है वो नीचे बच जाए, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जब दो लिक्विड रहेगा, अलग अलग डेंसिटी रहेगा, है ना, लिक्विड और उसमें कुछ हो सकता रहे, अलग अलग डेंसिटी रहे, तो वो डेंसिटी जिसका हल्का रहेगा वो ऊपर में तैरते रहेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो आप ही बताओ कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा और सी नंबर हो जाएगा। आप इसमें से मुझे बताओ कि इसमें से जो है हैवी कौन सा रहेगा, है ना, और इसमें से आप बताओ कि हाइब्रिड कौन सा रहेगा, और आप बताओ कि इसमें से लाइट कौन सा रहेगा, है ना। और ये ध्यान रखना कि आपको पता है हैवी का मतलब क्या होता है। सर हैवी का जो है ना, हैवी का मतलब होता है यहाँ भी N15, यहाँ भी N15। और हाइब्रिड का मतलब पता होता है क्या, कि एक है ऐसा और एक है ऐसा। ठीक है, ये है क्या, हाइब्रिड।
क्या हो गया? देखो ये क्या हाइब्रिड, ठीक है। और लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पर भी N14 है और यहाँ पर भी N14 है, ठीक है। अब आप इसको सोच करके बताओ अच्छे से कि यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा, क्या सबसे हैवी होगा या फिर हैवी कहाँ पर होगा, ऊपर में तैरेगा कि नीचे में बैठेगा बताओ? तो हैवी हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा हैवी, है ना। समझ में आ रहा है कुछ बात? ये हो जाएगा क्या, हैवी, और ये हो जाएगा क्या, हाइब्रिड, है ना। और ये वाला हो जाएगा क्या, लाइट। क्या इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इसको एकदम ध्यान देना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किए थे, ठीक। इसमें हम लोग क्या किए थे, सेंट्रीफ्यूगेशन किए थे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए, डीएनए नहीं, रेप्लिकेटेड डीएनए, ठीक है। रेप्लिकेटेड डीएनए इन मीडियम, इसमें मीडियम पूछता है, CSCl, ठीक है। CSCl क्या होता है भाई? CSCl होता है CaESium, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, ये होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब NCERT खोलना है और ध्यान से कुछ बात को समझना है। और अब आप क्या करो ना, एकदम ध्यान से इसको आप देख लो, पहले देख लिया आप इसको, एकदम ध्यान से गौर से देख लिए, पक्का? वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब आप क्या करो, अपना NCERT आप निकालो, ठीक है। NCERT निकालो, ये वाला पेज, ठीक है, निकाले। और अब आप इसको ऐसे करके, अच्छा रुको ना, मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये NCERT, ठीक, देखो ये NCERT है। अब ध्यान देना एकदम, ये आपका बुक है। अब आप इसको ऐसे करके रोटेट करो, ठीक है, इधर से ऐसे रोटेट करो ऐसे, और इसको आप गौर से देखो, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप क्या करो, ये तीनों जो डायग्राम है इसको मर्ज कर दो, मिलाओ दिमाग में, है ना। दिमाग में आप ऐसे इमेजिन करो कि तीनों डायग्राम मर्ज हो गया। और क्या अब आप बताओ कि आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों डायग्राम को जब आप मिला दोगे तो ये आपको सेम लगेगा, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर लाइट, हाइब्रिड और हैवी, है ना। देखो दिखाता हूँ अभी कैसे हुआ, ये देखना, ठीक है, ध्यान दो। पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि ये लोग कर क्या दिया है ना। ये जो पूरा जो डीएनए है, ये पूरा डीएनए में रेडियो आइसोटोपी ट्रेसर टेक्निक, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो इनने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया डेंसिटी के हिसाब से। हेवी और लाइट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है कि जो आपका टेस्ट ट्यूब रहेगा, सेंट्रीफ्यूज जब आप करोगे तो हैवी वाला जो है नीचे बैठ जाएगा, लाइट वाला ऊपर हो जाएगा, और बीच बीच वाला बीच में रहेगा, हाइब्रिड वाला, ठीक है। तो अब आप देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पर देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट को जब आप देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि भाई जनरेशन 1 है ना। यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये वाला भी 15 है, ये वाला भी 15 है। इसको क्या बोला भाई, हैवी बोल दिया। लेकिन यहाँ पर तो 15 है, यहाँ पर भी 15 है, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये है 14, ये भी है 14, मतलब 15 14 15 14 को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, हाँ भाई कहते हैं। फिर आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर है 14, यहाँ पर भी 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 14, यहाँ पर भी 14। ग्रीन वाला हर जगह पर क्या है, 14 है। लेकिन जो लाल वाला था वो क्या था, लाल वाला क्या था, 15 था, है ना। तो ये 15, ये भी 15, ठीक है। देखो तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 15 14 और ये 15 14, ये दोनों क्या है, ये दोनों हाइब्रिड है ना। तो ये दोनों है हाइब्रिड, और बाकी ये वाला क्या है, लाइट, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, लाइट। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये लाइट 1 और 2 और ये हाइब्रिड हो जाएगा, ये दोनों, है ना। मतलब लाइट भी है और हेवी भी है, 50-50% है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन इसको कैसे लिखा, घटिया तरीका से लिखा NCERT, यहीं पर लिख देता, समझ में आ जाता अच्छा से, लेकिन नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा 20 मिनट, फिर जनरेशन 1 है, ये 20 मिनट है जनरेशन 1, फिर ये 20 मिनट के बाद क्या 40 मिनट जनरेशन 2। सर फिर आप सर 60 मिनट का है बनाए सर, तो चीटिंग है सर। नहीं बुआ, चीटिंग नहीं है ये। देखो नीट में तेरा क्वेश्चन आता है कभी कभी यहाँ से NCERT में से, क्या आता है क्वेश्चन आता है कि भाई ई कोलाई बैक्टीरिया को जब आप 18 मिनट तक जब आप ग्रो कराओगे तो क्या आप बता सकते हो कि प्रोपोर्शंस क्या आएगा लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी का, बताओ। तो भाई पता है वो, है ना। 25% क्या हो जाएगा, हाइब्रिड, और 75% क्या हो जाएगा, लाइट। कोई दिक्कत है? नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है। अब देख टेलर वाला बात यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडिन
कौन किया था भाई, है ना? टेलर कहाँ गया, टेलर कहाँ गया, टेलर टेलर टेलर, अरे कहाँ चल गया यार, मिल नहीं रहा टेलर तेरा। टेलर एंड इट कलीग्स, है ना, बताए थे बात, है ना? किसमें किया था, विक्सिया फाबा एंड फाबा बीन्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ थोड़ा सा एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? आओ। वाइल प्रपोजिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज करते टाइम में, है ना, डीएनए का डबल हेलिकल कौन दिया था, वाटसन क्रिक दिया था। वो इमीडिएटली प्रपोज कर दिए थे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी, है ना? समझो बात को ध्यान से। डबल हेलिकल मॉडल देने के बाद फिर एप्लीकेशन, मतलब डीएनए एप्लीकेशन भी वाटसन क्रिक ही दिए थे, ठीक, ओके, वेरी गुड। फिर वो एक ओरिजिनल स्टेटमेंट देते हैं। क्या ओरिजिनल स्टेटमेंट देते हैं, इसको ध्यान से समझना है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा लेकिन मैंने आपको समझा देना, ठीक, एकदम ध्यान से सुनना। ओरिजिनल स्टेटमेंट वो कहते हैं कि भाई ये हमारे नोटिस से नहीं चूका है ना, ये हमारे नोटिस से नहीं चूका, मतलब स्केप नहीं हो गया, हमसे मिस्टेक नहीं हो गया, ये हमारे नोटिस से स्केप नहीं हुआ है कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग होता है ना, जो स्पेसिफिक पेयरिंग होता है ना, जो पोस्टुलेट दिया गया था कि एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ, साइटोसिन पेयर करेगा गुआनिन के साथ, ये जो पोस्टुलेट दिया गया था, यही इमीडिएटली सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि भाई वो कॉपिंग मैकेनिज्म, वो जो पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म है जेनेटिक मटेरियल के लिए, वो क्या होगा। मतलब ये कहता है, सुनो ध्यान से, ये कहता है कि भाई जो हमने जो पोस्टुलेट जो दिया गया था ना, कि वो, हालांकि वो एरविन चार्कव दिया था कि एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन पेयर करता है गुआनिन के साथ, यही वो मेथड है, यही वो पॉसिबल कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मेथड है। इसका मतलब सिंपली वो ये कहता है कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मान लो कि एडेनिन है तो इसके बगल में थाइमीन होगा, अगर यहाँ पर एडेनिन इसके बगल में थाइमीन होगा, मतलब ये कुछ ऐसा है कि भैया रेप्लिकेशन फॉर्क जब बनेगा ना, रेप्लिकेशन फॉर्क जब बनेगा ना, तो यहाँ अगर एडेनिन है, यहाँ अगर थाइमीन है, तो इसके सामने में क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। यही वो कहता है, समझ में आ रहा है बात, है ना, कि इट हैज नॉट एस्केप फ्रॉम आवर नोटिस, जो कि स्पेसिफिक पेयरिंग जो होता है वही मतलब इमीडिएटली सजेस्ट करता है कि पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म क्या होगा जेनेटिक मटेरियल का। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई बात, है ना। फिर क्या है, ये सजेस्ट करता है कि भाई जो सेपरेटेड डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा, टेम्पलेट मतलब क्या, जिससे नया नया स्ट्रैंड देख करके, नया नया नहीं, मतलब जैसे मान लो टेम्पलेट हम लोग कहते हैं ना, कोई एडिटिंग मोबाइल वाला अगर जानते होगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई एक ठो टेम्पलेट बना लेगा, ठीक है, एडिटिंग का टेम्पलेट, कि मान लो समुद्र है, हम बीच पे गए थे तो बड़े बड़े टेम्पलेट, मतलब एकदम पानी को नीला कर देगा, चेहरा को गोरा कर देगा, तो टेम्पलेट बना लिया। अब एक तो टेम्पलेट बना लिया, ठीक है, दूसरा का फोटो लाया, इसमें चिपकाया, क्लिक किया, वही फोटो वैसा ही बन जाएगा, फिर किया वही फोटो वैसे बन जाएगा। या छोड़ो, पावर पॉइंट बनता है, पीपीटी, उसमें टेम्पलेट्स होता है, टेम्पलेट, थंबनेल टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब सांचा, जैसे ईटा बनता है ना सांचा, टेम्पलेट सांचा मतलब क्या कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड के पास एडेनिन है, तो इसको देख देख के नया वाला बनेगा ना, यहाँ पर हो जाएगा थाइमिन, यहाँ साइटोसिन, उसको देख देख करके यहाँ बनेगा गुआनिन। तो जिस स्ट्रैंड से देख देख करके नया वाला स्ट्रैंड बनता है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बोला कि ये जो है 2 स्ट्रैंड ये सजेस्ट करता है, ये सेपरेट करता है कि दोनों एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वही कि ए के आगे टी, सी के आगे जी, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जो एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो पेरेंटल एक होता है, उसमें पेरेंटल एक होता है उसमें, और एक होता है न्यूली सिंथेसाइज। देखो लिखा वन पेरेंटल एंड वन इज न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, ठीक है। ये जो टर्म है इसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आओ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये प्रूफ किया गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड एस्क्रिसिया कोलाई में, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक, चलो ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रूफ किया गया। और इसमें बोला गया भाई कि मिजल्सन एंड स्टॉल, है ना, ये क्या किए, प्रूफ किए। इसमें क्या हुआ कि ई कोलाई बैक्टीरिया को जिसमें कि N15 वाला मीडियम, मतलब हैवी वाला मीडियम आइसोटोप्स रहता है नाइट्रोजन का, ठीक है, स्टेप नंबर 1 हैवी वाले नाइट्रोजन कंटेनिंग में वो ग्रो कराए थे, ठीक है। सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, वो जो बोला ना आपको हिंदी में, इतना बार ग्रो करेंगे, इतना बार ग्रो ना जाने कितना बार ग्रो करेंगे कि हर जगह पर क्या हो जाए, रिजल्ट क्या हो जाए कि N15 हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, है ना, समझ में आया बात। और ठीक है, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, अब बोला भाई हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड, जो ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है कैन बी सेपरेटेड, है ना, सेपरेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाला हैवी डीएनए मॉलिक्यूल हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे कर सकते हैं? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, कैसे, सीजियम क्लोराइड में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का आपका, ठीक। फिर क्या देखो,
फिर बोला कि वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं, पहले N15 में ग्रो करा लिया, फिर उसको शिफ्ट किया कहाँ पर, लाइट मीडियम में, मीडियम नॉर्मल वाला है ना, देखो है ना N14 वाला में, दे देन ट्रांसफर द सेल मीडियम कटिंग नॉर्मल वाला सैंपल, ठीक, और उसमें डेफिनेट इंटरवल टाइम पर उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट किया डीएनए को, ठीक है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद फिर क्या किया, वेरियस सैंपल्स आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड, ठीक है, और उसका मेजर किया डेंसिटीज, समझे बात को, यही है। दस डीएनए जो एक्सट्रैक्ट हुआ फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम N15 से जब ट्रांसफर करेगा N14 में, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, डीएनए वाज एट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ N15 को, जब N15 से जब ट्रांसफर करेगा N14 में मीडियम में, तो फिर देखा गया 20 मिनट के बाद जो कि देखा गया कि क्या हुआ कि हाइब्रिड, पहला है ना हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, है ना, हाइब्रिड को इंटरमीडिएट भी बोला है, मतलब ऑल हाइब्रिड बोलते हैं ना हम लोग, ऑल हाइब्रिड, तो वही लिखा हुआ। फिर डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग कल्चर में आफ्टर द 20 मिनट, सॉरी 20 नहीं 40 मिनट, आफ्टर द 40 मिनट, तो ये दिखाई देगा क्या, जनरेशन 2 में 40 मिनट। पहले क्या किया देखो ध्यान दो, पहले जो है 15 में हम लोग ग्रो है, 15 हो गया, 15 से हम लोग ट्रांसफर किए 14 में, तब यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट देखा गया हर जगह पर। फिर डीएनए को फिर एक्सट्रैक्ट किए कब, 40 वाले मिनट में जनरेशन 2 में, तो फिर क्या मिला हमको, वॉज देखो है कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए मॉलिक्यूल, लिखा हुआ था जनरेशन 2 में, 50% हाइब्रिड 50% लाइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत, ठीक है, चलो।